अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका दिन। यकीनन आप लोग मज़े में होंगे और हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ए शाम मेहरबां की एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। जल्दी करो, लड़के वाले आते ही होंगे। उल्फत बेगम सारी तैयारियों को देखते हुए मुलाजिमों से कह रही थीं। आज मायूं की रस्म थी और इस हिसाब से सारी तैयारी की जा चुकी थी। दिन का वक्त था और सारे घर को सफ़ेद और पीले फूलों से सजाया हुआ था। मायूं की मुनासबत से सबने सफ़ेद रंग के सूट पहने हुए थे। बस दुल्हा और दुल्हन के ड्रेसेस पीले रंग के थे। राबील पीले रंग की पैरों को छूती पोशाक में फूलों से बने जेवरात पहने तैयार थी और अब दुर्याब के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। दुर्याब, आज कोई ड्रामा नहीं प्लीज़। राबील उसके कमरे में आती उसे देखकर कहने लगी, क्योंकि वो बिना किसी तैयारी के यूं ही बेड पर लेटा फ़ोन यूज़ कर रहा था। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ऐसे फंक्शंस का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो अभी तक अपनी इस बात पर बज़िद था। नीचे लड़के वाले आ चुके हैं, सब रेडी हैं और एक तुम हो। उठो, चलो जल्दी रेडी हो। वो उसे बाजू से पकड़ कर उठाने लगी। मैं कह चुका हूँ ना, मुझे ऐसे फंक्शन नहीं पसंद जिसमें तुम लोग कपड़े ख़राब करते हो। मुझे इस मायूं की रस्म का हिस्सा नहीं बनना है। दुर्याब बोल रहा था जब वहाँ ज़रियाब हासिल हुआ। क्या यार आपी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ। मौज भाई की फैमिली आई है, आपसे मिलना चाह रहे हैं सब। चलें, और रस्म शुरू होने वाली है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन दरियाब भाई को मैं देखता हूँ, आप जाएं। ज़रियाब राबिल को भेज चुका था और ख़ुद दरियाब पर एक नज़र डालता बेड की दूसरी जानिब टिक गया। भाई सब आए हैं, मन्नत भी। ज़रियाब ने उसे कनखियों से देखते हुए कहा, लेकिन दूसरी जानिब कोई तासुर ना था। चलो ना, सब बातें बनाएंगे कि बहन की माइयों पर भाई ही नहीं है। तू भी भाई है ना, मेरे हिस्से की रस्में तुम कर लेना। दुर्याब बोला, ठीक है, अब मम्मा ही आपको नीचे लाएंगी। ज़रियाब गुस्से से उठते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। नीचे जाकर ऐलान कर देना कि दुर्याब हैदर के कपड़ों को ख़राब करने की कोशिश कोई ना करे। दुर्याब उठते हुए अपने सफ़ेद कुर्ते को उठाता वॉशरूम की जानिब बढ़ते हुए बोला, जबकि पीछे ज़रियाब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ज़रियाब नीचे आया तो दूल्हा और दुल्हन को मायूं के लिए बिठाया जा चुका था और अब उपटन लगाने की तैयारी हो रही थी। राबील ने उसे आंखों ही आंखों से पूछा, जिस पर वो उसे तसल्ली देता कह रहा था कि काम हो गया है। सबसे पहले मौज और राबील ने हाथों पर उपटन लगाए, एक दूसरे के चेहरे पर उपटन लगाया था और अब घर वाले बारी बारी उन्हें लगा रहे थे। ज़रियाब बेटा नहीं। उल्फत बेगम ज़रियाब को आता देखकर बोली, मामा प्लीज़ ना। ज़रियाब प्यार से उन्हें कहता ज़बरदस्ती उनकी गालों पर उपटन लगा चुका था। सबने सफ़ेद रंग के सूट पहने हुए थे और एक दूसरे को उपटन लगा रहे थे और इसी चीज़ से तो दुर्याब हैदर चिढ़ता था। वो इसी वजह से घर वालों को मना कर चुका था कि वो उपटन ना तो अपने चेहरे पर और ना ही अपने कपड़ों पर लगवाना चाहता था। मौज ने राबील को हल्की सी स्माइल पास की थी, जिस पर राबील ब्लश करते दूसरी जानिब देखने लगी जब उसे सामने से दरियाब आता दिखाई दिया। सूरज की किरणें उसके चेहरे से टकरा रही थीं और उसकी सुनहरी रंगत को और निखार रही थीं। सफ़ेद कुर्ता शलवार में वो लग तो हैंडसम रहा था। इस जानिब हर कोई एक दूसरे को उपटन लगा रहा था, जबकि वो इस चीज़ से बचने के लिए अपने डैड के पास चला गया ताकि गलती से भी वो इस झमेले में ना पड़े। वो अपने डैड के दोस्तों से बातचीत कर रहा था जब उल्फत बेगम वहाँ आई। एक्सक्यूज़ मी, वो सबसे कहते हुए दुर्याब को बाजू से पकड़कर एक साइड पर ले गई। दुर्याब, अब आ ही चुके हो तो बहन को उपटन भी लगा दो, रस्म पूरी हो जाए, सबने करी है। माँ फिर वही वो उकताया हुआ कहने लगा, फ़िक्र मत करो बेटा, मैं सबको कह चुकी हूँ, कोई भी तुम्हें उपटन नहीं लगाएगा। और फिर बारहा उल्फत बेगम की ज़िद पर उसे जाना पड़ा था। उसे सामने ही मन्नत अपने भाई और होने वाली भाभी के साथ गप्पे लगाते हुए नजर आ गई थी। सफ़ेद लिबास में उसकी सफ़ेद रंगत और उस सफ़ेद रंगत में उतरा हुआ गुलाबीपन। उसने उसे नज़र भरकर देखते हुए फ़ौरन नज़रें हटाई थीं। उसके गालों पर और लिबास पर भी जगह जगह उपटन लगा हुआ था, जिस पर वो आंखें घुमाकर रह गया। दुर्याब को इस स्टेज पर आते देखकर मन्नत ज़रा साइड पर हुई थी। दुर्याब ने अपने हाथों पर उपटन लगाया। ये सिर्फ तुम्हारे लिए, राबील से कहते उसने उसके चेहरे पर उपटन लगाया, जिस पर वह मुस्कुराई थी और मौज को भी लगाते उसने रस्म अदा की थी। बस इतना ही उपटन बर्दाश्त कर सकता हूँ,
अपने हाथ की उंगलियों पर ज़रा सा उपटन लगी देखकर दरिया बोला, जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसे थे, हमेशा यूं ही खुश रहो। राबील से कहता वो जाने के लिए नीचे उतरा, जबकि दूसरी तरफ मन्नत ने उपटन वाले बाउल से अपने दोनों हाथों को उपटन लगाया और ज़रियाब की जानिब बढ़ी, क्योंकि उसे अभी तक उसने उपटन नहीं लगाया था। बस तुम रह गए थे। पीछे से उसके चेहरे पर बुरी तरह उपटन रगड़ते मन्नत ने उसके चेहरे का बुरा हाल किया था। मन्नत की बच्ची, रुको ज़रा। ज़रिया फ़ौरन बदला लेने के लिए उठा और पास पड़े उपटन से भरे बर्तन को उठाए मन्नत के पीछे भागा था, जबकि जन्नत अपनी बहन की लड़की वालों के साथ फ्रेंकनेस देख रही थी, क्योंकि इसकी इन सब के साथ पहली मुलाकात थी। मन्नत, खुदा की कसम, ये पूरा बाउल तुम्हारे ऊपर उंडेल कर तुम्हारा हशर नशर कर देना है। मन्नत भागते हुए स्टेज से नीचे उतरी और स्टेज के पीछे से घूमते हुए अब आगे को भाग रही थी। पहले पकड़ तो लो, फिर हशर नशर भी कर लेना। ज़रियाब को जवाब देने के लिए मन्नत ने दौड़ते हुए ही चेहरा पीछे किया, जब उसका किसी की पुछ से ज़ोरदार तसादम हुआ था। चेहरा पीछे की जानिब होने की वजह से वो देख नहीं पाई थी, इसीलिए सीधा मुकाबिल पर जा गिरी थी, जबकि दूसरी जानिब दरियाब जो स्टेज से उतरकर अंदर की तरफ जा रहा था, कोई एक जानिब से सीधा उससे टकराया था। मन्नत ने एक हाथ से ज़ोर से उसकी कमीज़ पकड़ रखी थी, जबकि दरियाब ने उसे कमर से थामा हुआ था और दूसरा हाथ उसने पास पड़े फूलों वाले स्टैंड पर डाला हुआ था, ताकि वो दोनों ज़मीन पर ना गिरे। हो गया हशर नशर। ज़रियाब भी कहते हुए कुछ कदम पीछे रुक चुका था। मन्नत दरियाब का चेहरा देखकर जैसे बुद्धी बन गई हो। उसके वजूद में ज़रा बराबर भी हलचल नहीं हुई थी। उसे यूँ लग रहा था कि अब जैसे उसने सांस भी ली तो उसके जिस्म से जान निकल जाएगी। वो शख्स न जाने कहाँ कहाँ से होकर उससे टकरा ही जाता था। दरियाब ने उसे सीधा खड़ा करते हुए छोड़ा और अपने कपड़ों पर एक जानिब नज़र दौड़ाई, जहाँ मन्नत के यूं आ लगने से जगह जगह पर उपटन लग चुका था। उसके तो अपने कपड़े उपटन वाले थे और जो एक आखिरी शख्स बचा था उस पर भी मन्नत ने हाथ साफ कर दिया था। वहाँ मौजूद सब लोग मुंह पर हाथ रखे ये मंजर देख रहे थे, क्योंकि सब दरियाब की हद से ज़्यादा सफाई पसंद नेचर को बखूबी जानते थे। मन्नत दरियाब के बिल्कुल नज़दीक खड़ी थी, जब मुँह में बड़बड़ाते आंखों में डर लिए वो नज़रें दरियाब के कुर्ते पर जमाए 2 कदम पीछे हुई, लेकिन पीछे पाँव के पास उपटन का बर्तन उल्टा पड़ा हुआ था, जिससे मन्नत का पाँव टकराया था और वो बेध्यानी में ही लुढ़की थी। मन्नत, सब ने उसे गिरते देखकर पुकारा था। संभल कर। दरियाब अपने हाल को छोड़ता फौरन मन्नत की कलाई को पकड़ता उसे बर वक्त संभाल चुका था, और दूसरी जानिब वो जो नीचे गिरने वाली थी दरियाब के यूं खींचने पर उस पर गिरी थी कि मन्नत के उपटन वाले हाथ दरियाब के चेहरे पर थे। दरियाब के चेहरे पर उपटन लगते देखकर मन्नत ने फौरन हाथ पीछे किए। भाई, दरियाब बेटा। ज़रियाब और उल्फत बेगम दोनों बैक वक्त पहुँचे थे। भाई, इट्स ओके, अभी साफ़ हो जाएगा। मन्नत के रंग बदलते चेहरे को देखकर ज़रियाब उससे बोला कि कहीं वो एकदम से गुस्सा ना कर जाए। आंटी, मैंने कुछ भी जानबूझकर। मन्नत मनमनाई थी। बेटा, हम सब ने देखा कि आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। भागते हुए आपने सामने ही नहीं देखा। ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं। उल्फत बेगम ने मन्नत को रिलैक्स करना चाहा। भाई, जाने दें। कुछ क्या हो गया है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? कुछ भी नहीं कहा मैंने अभी। ज़रियाब से बोला। जब ज़रियाब नज़दीक होते दरियाब के कान ने बड़बड़ाया। इसके चेहरे की तरफ देखें ज़रा। आपके डर से इसके चेहरे का रंग उड़ चुका है, हालांकि अभी तक आपने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। ज़रियाब के कहने पर दरियाब ने फ़ौरन मन्नत की तरफ देखा, जो हमन्ना को जैसी शक्ल बनाए उसकी माँ के साथ बातों में लगी मिनमिना रही थी। दरियाब उसके पास आता खंकारा, जिस पर मन्नत ने सांस रोका था। पहले 2 दफ़ा उसकी यही हरकत की वजह से उसे दरियाब के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था, जबकि तीसरी दफ़ा उसे लग रहा था कि ज़मीन में ही समा जाना चाहिए। ये जो दाग हैं मैं साफ़ कर दूंगी, पर आप गुस्सा मत कीजिएगा। दरियाब की बात पूरी होने से पहले ही मन्नत तेज़ी से बोली, जिस पर दरियाब ने आंखें बंद की। ये दाग साफ़ हो जाएंगे, फ़िक्र मत करें, और अगर साफ़ ना हुए तो मैं ये कमीज़ फेंक दूंगा, लेकिन दोबारा नहीं पहनूंगा। इसलिए इन दागों को लेकर परेशान मत हों आप, मैं ओके हूँ। उल्फत बेगम ने दरियाब के जवाब पर सुक्का सांस लिया कि शुक्र,
उसने मन्नत को डांटा नहीं था, इसीलिए मामला ख़त्म करके वो चली गई, जबकि मन्नत अभी तक मुंह खोले दुर्याब को देख रही थी, जो उससे इतने आराम से बात कर रहा था। मन्नत ने नासमझी से देखा। जी? दुर्याब अपनी जी पर जोर देता जाने लगा। लेकिन जो दाग चेहरे पर है उनका नहीं बताया। अगर वो ना उतरे तो चेहरे का क्या करेंगे? मन्नत पीछे से बोली थी। दुर्याब ने पलट कर उसे देखा। ये लड़की, ऊपर से इसकी हरकतें और फिर इसकी फर चलती ज़बान। दुर्याब बड़े ही मज़े से मुस्कुराया था, जैसे मन्नत के पूछने पर बड़ा महसूस हुआ हो। दुर्याब उन दोनों के दरमियान इस ज़रा से फासले को अबूर करता ऐन उसके सर पर पहुंचा कि उसे साथ लगी स्टैंड को पकड़कर खुद को संभालना पड़ा, जो कुछ देर पहले दुर्याब ने पकड़कर उसे और ख़ुद को गिरने से बचाया था। मुझे बताएं, क्या आप चाहती क्या हैं? क्या आपको आपके भाई की माइयों पर मैं उपटन के दाग साफ करने के लिए भेज दूँ? अगर वाकई आप ऐसा चाहती हैं तो फिर आए मेरे साथ। दुर्याब के यूँ इतने नज़दीक आ जाने पर मन्नत सिमटी थी और न जाने क्यों उसके गाल टिमटिमाने लगे थे। कुछ सामने आसमान पर जलते सूरज का कमाल था और कुछ इस ज़मीनी सूरज का, और वो दोनों एक से ही थे। दोनों ही उसके सर पर खड़े उसे जला रहे थे। एक अपनी तपिश से उसे जला रहा था तो दूसरा अपनी निगाहों से उसे पिघला रहा था। मन्नत से कुछ बोला ना गया तो नफ़ी ने सर हिलाया। दुर्याब ने उसके माथे पर चमकती पसीने की बूंदें देखी और उसके गुलाबी गालों को सुर्ख होते देखा। अगर उस वक्त कोई आसपास मौजूद ना होता तो शायद वो देखता ही रहता, लेकिन फ़िलहाल अपनी हल्की सी मुस्कुराहट को होंठों तले दबाए वो वहाँ से चल पड़ा। उफ़, शुक्र खुदा का, तुम्हारे भाई के हाथों मरते मरते बची हूँ। थैंक गॉड। गुस्सा नहीं किया, वरना जिन्हें नहीं भी पता ना, वो भी फजूल में देखने लग जाते। दुर्याब के जाने पर मन्नत ज़रियाब से बोली, जो कि हंस रहा था। ज़रियाब मन्नत को अपना घर दिखा रहा था और अब वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जो दुर्याब के कमरे के बिल्कुल साथ था कि उन दोनों के कमरे की दीवार मुश्तरका थी। ये रहा इस नाचीज़ का कमरा। ज़रियाब अपने कमरे का पूरा दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ और मन्नत से बोला। उसने दरवाजे को पीछे दीवार से अटैच किया ताकि बंद ना हो जाए। वेरी नाइस। मन्नत कमरे पर नज़र दौड़ाती हुई बोली। स्काई ब्लू और डार्क ब्लू कलर्स का इम्तजाज लिए वो कमरा पहली नज़र में ही मन्नत को भा गया था। उधर क्या है? वो बाहर टेरेस का दरवाज़ा खोलती बोली। ये हमारे रूम का टेरेस है, तुम देखो, मैं मुंह धोकर आता हूँ। ज़रियाब कहता हुआ वॉशरूम जा चुका था, जबकि पीछे मन्नत उसके टेरेस का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। वो टेरेस लंबाई में काफ़ी बड़ा था और कुछ ज़्यादा भी। एक जानिब बड़ा सा झूला लटक रहा था। मन्नत मुस्कुराते हुए उस झूले पर बैठी झूला झूल रही थी जब उसकी नज़र टेरेस के दूसरे सिरे पर मौजूद बेशुमार रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी थी। हाउ स्वीट, वो बोलते हुए उनकी तरफ दौड़ी थी। मुंह वो साफ कर चुकी थी, जबकि कपड़े अभी भी उसके उपटन वाले ही थे। नीचे वो मन्नत के सामने कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये उपटन वाला कुर्ता उसे परेशान कर रहा था। उसने एक नीले रंग का कुर्ता निकाला, लेकिन उस पर सिलवटें मौजूद थीं। कमरे का दरवाज़ा खोलते दुर्याब बाहर निकला और सीढ़ियों पर खड़े होकर नीचे झाँकने लगा, जब उसे उल्फत बेगम हॉल में से गुजरते नजर आईं। माँ, उससे वहीं से खड़े होकर उन्हें पुकारा, जब उल्फत बेगम दुर्याब की आवाज़ पर इधर उधर देखने लगी और फिर उसे सीढ़ियों पर खड़ा पाया। ये प्रेस कर दें। उसने अपना नीले रंग का कुर्ता उनके सामने किया। पर वो कहने लगी थी कि कल रात को ही उन्होंने खुद मुलाजमा से उसके कपड़े प्रेस करवा कर उसकी कबर्ड में हैंग करवाए थे, लेकिन इस्त्री शुदा कपड़े बाकी कपड़ों के साथ थोड़ी देर के लिए भी हैंग किए गए हों तो मामूली सी सिलवटें डल जाना आम सी बात थी। लेकिन फिर ये सोच कर खामोश हो गई कि उसे हमेशा की तरह असर तो होना नहीं था। नौरीन, वो कुर्ता जल्दी से इस्त्री करके दुर्याब के कमरे में पहुंचा। उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ देते उसे कहा तो सीढ़ियाँ चढ़ते दुर्याब से कुर्ता लेकर इस्त्री करने जा चुकी थी। दुर्याब वापस कमरे में आया और कुछ सोचते शीशे में खड़ा होकर खुद को देखने लगा। वो ऐसा लड़का था कि अपने कपड़ों पर एक ज़रा सा दाग क्या सिल्वर भी बर्दाश्त नहीं करता था, जबकि दूसरी जानिब वो ऐसी लड़की थी जो 3 मुलाकातों में 3 दफ़ा उसके कपड़ों को दागदार कर चुकी थी और आज तो हद ही हो गई थी। वो लड़की उसके कपड़ों के साथ उसके चेहरे पर भी उपटन लगा चुकी थी। दुर्याब ने अपना हाथ अपने चेहरे पर लगे उपटन पर रखा, जब गलती से मन्नत का उपटन वाला हाथ उसके चेहरे पर गया था।
आज उसे उस पर गुस्सा नहीं आया था। क्या इतनी जल्दी जज्बात बदल सकते हैं? वो खुद से पूछने लगा और फिर हंस दिया। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचा हूँ। वो खुद से बड़बड़ाया और तब तक उसका कुर्ता आ चुका था। कुर्ता हाथ में पकड़े वो शावर लेने जाने लगा था जब उसे हाउस स्वीट सुनाई दिया। उसने देखा जहाँ टेरेस में उसे मन्नत अपने फूलों पर टूटती नजर आई। पहले उसे लगा कि उसका वहम है, लेकिन जब उसने मन्नत को फूल तोड़ते देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो सच में वहाँ थी, उसकी साइड वाले टेरेस पर। असल में उसका और ज़रियाब का कमरा एक साथ था, तो बाहर की तरफ बना टेरेस दोनों का मुश्तरका था, जो उसके कमरे को भी लगता था और ज़रियाब के कमरे को भी। कमरों के दरमियान तो दीवार थी, लेकिन टेरेस ऐसे ही खुला था और वो दोनों अपने कमरे में मौजूद दीवार की खिड़की खोलकर टेरेस पर आ सकते थे। तो वो ज़रूर ज़रियाब के कमरे से आई थी, लेकिन कैसे धड़ाधड़ उसके फूल तोड़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। ज़रियाब किसी को भी अपने फूलों को हाथ नहीं लगाने देता था, हत्ता के माली या मुलाजिम को भी नहीं। और यहाँ वो लड़की उसके फूल तोड़े जा रही थी। उसके होठों पर मौजूद मुस्कुराहट देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसे रोक सके। उसके कमरे की खिड़की पूरी दीवार जितनी थी और उसमें लगा शीशा ऐसा था कि कमरे के अंदर से बाहर का मंजर साफ शफाफ नजर आता था, लेकिन बाहर से वो एक शीशा था जिसमें बंदा खुद को देख सकता था, दूसरी जानिब से नहीं। इसीलिए मन्नत को दूसरी तरफ दरियाब का कमरा और कमरे में मौजूद दरियाब नजर आया। वो फूल तोड़कर उनको हाथ में लेते, एक फूल की टहनी से सबको बांधते, अब उन्हें अपने बालों में लगाने लगी। जब सामने खिड़की के शीशे से उसे अपना अक्स नजर आने लगा और उसमें खुद को देखकर मन्नत अपने बालों पर फूल सेट करने लगी। जब दूसरी जानिब दरियाब खिड़की के नज़दीक हुआ, अब वो गौर से मन्नत को देख सकता था। वो लड़की तबाही थी, उसकी और मन्नत की हर मुलाकात तबाही लिए हुई थी, लेकिन आज का मंजर शायद दरियाब हैदर को तबाह कर देने के दर पर था। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो फिर हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए चाओ।